नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो में। आपने बीते कुछ महीने में स्कूल में मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने की छूट देने की बहस जरूर देखी सुनी होगी। आपने उत्तर प्रदेश के अनरजिस्टर्ड मदरसों पर सर्वे को छोटा एनआरसी बताया जाना सुना होगा। आपने हाल ही में कई तरह के किंतु परंतु के साथ पीएफआई पर बैन के सरकार के फैसले का विरोध भी देखा होगा। इन सब मसलों का सार ये नैरेटिव खड़ा करना है कि हिंदुस्तान का मुसलमान विक्टिम है। विक्टिम कार्ड हमेशा दिखाता है, लेकिन दो खिड़कियों में मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ये वीडियो तेलंगाना के आदिलाबाद में एक ही एग्जाम सेंटर का है। मंगलसूत्र और चूड़ी पहनी महिलाओं को एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिली, जबकि हिजाब पहनी महिला पर कोई रोक टोक नहीं हुई। पूरी खबर क्या है, इस पर मैं सफाई क्या आई, सब आगे बताऊंगी। लेकिन मुसलमान विक्टिम है या उसका तुष्टीकरण हो रहा है, ये सवाल जरूर आपके सामने उठा रही हूं। एक और वीडियो देखिए। प्रश्न पत्र में कश्मीर को एक अलग देश मान लिया गया है। प्रश्न पाकिस्तान के किसी स्कूली इम्तिहान में नहीं पूछा गया, बल्कि बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल के जिलों अररिया, किशनगंज और कटिहार के स्कूलों में पूछा गया है। सवाल पब्लिक का आज ये है कि मुसलमानों के नाम पर वोट बैंक पॉलिटिक्स ने ना सिर्फ उनका तुष्टीकरण किया है, बल्कि पाकिस्तान परस्ती का खतरा भी खड़ा कर दिया है। और आजकल मुस्लिम विक्टिम कार्ड के नाम पर बोला जा रहा झूठ देश के लिए कितना बड़ा संकट है, यही है आज सवाल पब्लिक का। सेक्युलर हिंदुस्तान में एक ही एग्जाम सेंटर पर हिंदू और मुसलमान दोनों छात्र हैं। उनके साथ क्या हो रहा है, भेदभाव वाली खबर आपको विस्तार से दिखाऊं उससे पहले आपको सिर्फ 10 दिनों पहले का एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुनवाना चाहती हूं। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी को। जहां जहां बीजेपी की सरकार है, ऐसा लग रहा है कि मुसलमान एक खुली जेल में जिंदगी गुजार रहा है, खुली जेल में जिंदगी गुजार रहा है। मदरसे को डिमोलिश कर दो। गुजरात में क्या हुआ बताइए। गुजरात में यह कहा गया कि डांडिया में मुसलमान जाकर पत्थर फेंके, तो वहां की पुलिस ने मुसलमान नौजवानों को पकड़ा, बीच चौरस्ते पर लाए, एक पोल से बांधकर पूरा मजमा खड़ा हुआ है, करीब 300-400 लोग बैठे हुए हैं, इंतजार में बैठे हैं। और जैसे पुलिस वाला एक मुसलमान के पीठ पर लट मारता है, नारे लगा रहे हैं, पूरे नारे लगा रहे हैं, रोड पर लाके उनको पीटा जाता है। ये हमारी इज्जत है। असदुद्दीन ओवैसी भी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से है। उन्होंने गुजरात की एक घटना पर हर बीजेपी शासित राज्य को मुसलमानों के लिए खुली जेल घोषित कर दिया। मैं गुजरात में डांडिया में पत्थर फेंकने वाले आरोपी को पोल कैसे बांधकर डंडा पीटने के खिलाफ बिल्कुल हूं और इस मुद्दे को हमने उठाया भी था। लेकिन क्या इस आधार पर यह साबित होता है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमान विक्टिम है? और असदुद्दीन ओवैसी साहब तो कहते हैं बताया जा रहा है कि मुसलमान लड़के ताक झांक कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे। बताया जा रहा है, ऐसे नजारे तो कई जगह से आए थे। क्या ओवैसी साहब को नहीं नजर आए? इस हिसाब से लगभग समूचा देश मुसलमानों के लिए खुली जेल हो गया है, अगर ओवैसी साहब का कहा माने तो फिर ओवैसी अपने राज्य की घटना पर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? देखिए, आदिलाबाद में
TSPSC ग्रुप 1 एग्जाम में कैसे हिंदू महिलाओं से कहा जा रहा है कि आप अपने मंगलसूत्र उतार कर आओ, चूड़ी उतार कर आओ, और फिर उन महिलाओं को मंगलसूत्र और चूड़ियां उतारनी पड़ी। जी हां, अपना मंगलसूत्र तक उतारना पड़ा किसी महिला को, और ये मंगलसूत्र उतरवा लिया गया क्योंकि इसके साथ आपको एग्जाम सेंटर में कोई एंट्री नहीं मिलने वाली थी। कुछ महिलाओं की चूड़ियां टूट तक गई और बिखरी हुई नजर आ रही हैं तस्वीरों में। वहीं उसी सेंटर पर मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर एंट्री करती हैं। आजकल स्कूलों में हिजाब पहनने की छूट देने का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, यानी यूनिफॉर्म पर हिजाब की जिद, और जहां यूनिफॉर्म नहीं है वहां मजहबी आधार पर हिंदुओं से भेदभाव। आदिलाबाद की इस घटना पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और तेलंगाना प्रभारी तरुण चुग का ये बयान जरूर सुनिए। केसीआर की सरकार और उसकी कार दोनों का स्टीयरिंग MIM के हाथ में है और अवैसी साहब सरकार चला रहे हैं, और तेलंगाना में अवैसी का एजेंडा, सांप्रदायिक एजेंडा लागू किया जा रहा है। आदिलाबाद की घटना पर अब केसीआर की पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। केसीआर की पार्टी के सोशल मीडिया कन्वीनर कृष्ण के की सफाई सुन लीजिए। Government of Telangana has conducted TSPSC Group 1 examination in 1019 centers. There has been no partiality or no issues reported in any of the center except one center where Bharatiya Janata Party has circulated selective videos of few women where their ornaments were asked to be removed by the local authorities, and after which it has come out that all the women, including burqa clad women, also were thoroughly checked and asked to be removed their ornaments. But with the local police interference, all the women were allowed and there was no ornaments removed in that center also. चलिए मान लिया कि केसीआर की पार्टी सही कह रही है, ऐसा एक सेंटर में ही हुआ, लेकिन एक सोच तो है जो मुसलमानों को वोट बैंक बनाने के लिए उन्हें कुछ खास प्रिविलेज देना चाहती है। इस खास प्रिविलेज देने को तुष्टीकरण ही तो कहते हैं। हाँ, कोई ये कह सकता है कि जैसे गुजरात की एक घटना पर मुसलमान विक्टिम नहीं है, वैसे आदिलाबाद की एक घटना पर मुस्लिम तुष्टीकरण साबित नहीं होता। लेकिन जिस देश में कभी किसी प्रधानमंत्री ने कहा हो कि संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटीज का है, क्या वहां आप तुष्टीकरण के आरोपों को आसानी से खारिज कर सकेंगे? और तुष्टीकरण का जहर कैसे समाज को बांटता है, यह किसी से छिपा नहीं है। 1947 में तो इसी जहर ने देश को भी बांट दिया था। यह जहर आज कितना खतरनाक है, इसका सबूत है कि बिहार के सीमांचल में कश्मीर को एक अलग देश मानने वाला एक प्रश्न भी आ गया। बिहार के शिक्षा विभाग ने अररिया, किशनगंज और कटिहार में क्लास 7 में अंग्रेजी का जो प्रश्न पत्र तैयार किया, उसमें कश्मीर अलग देश मान लिया गया है। इसे आप भूल कह सकते हैं, या ये एक सोच है जिसको पाकिस्तान परस्ती भी कहते हैं, और ऐसी ही सोच मुसलमानों को देश की आइडेंटिटी से अलग करने का ये मिजाज शायद देती है। PFI जैसा संगठन खड़ा करता है। PFI की देश विरोधी गतिविधियों पर जब बैन लग गया तो अफसोस तब हुआ जब देश की संसद में बैठने वाले लोग भी PFI की पैरवी करने लगे। ये तो सब बीजेपी मुसलमानों को हरस करने के लिए और मुसलमानों को खौफजदा करने के लिए सारी बातें करती है। अब चूँकि जहाँ तक PFI का ताल्लुक़ है, उस पर इन्होंने वो लगा दिया, बैंड लगा दिया, तो बैंड कोई वजह नहीं है, कोई मुल्क के कोई वो गद्दार नहीं है, वो भी इस मुल्क के हैं, और ये भी एक सियासी और पॉलिटिकल पार्टी है जैसा और पार्टी चल रही है। तो आज तक कभी RSS पर तो बैंड नहीं लगाया गया। तो आज सवाल पब्लिक का है
कि क्या केसीआर के राज्य में एग्जाम सेंटर पर हिजाब में एंट्री मंगलसूत्र पर बैन तुष्टीकरण की वजह से हुआ? सवाल नंबर 2, क्या कश्मीर को अलग देश मानने वाले और पीएफआई का समर्थन करने वाले देश के मुसलमानों को बरगला रहे हैं? और सवाल नंबर 3, मुसलमानों के नाम पर विक्टिम कार्ड मोदी सरकार को बदनाम करने का एक एजेंडा है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अंशु जोशी, फैकल्टी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू, रतन शारदा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, प्रोफेसर नवल किशोर यादव आरजेडी के प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हैं, डॉक्टर लगानी श्रीनिवास भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी कि केसीआर जी की पार्टी के लीडर हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है राकेश सिन्हा, बीजेपी के राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और राकेश सिन्हा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये एक ही सेंटर में हुआ, ये एक्सप्लेनेशन है, ये हवाला दिया है बीआरएस पार्टी ने। क्या आप इसे मानते हैं कि एक राई का पहाड़ बनाया जा रहा है बीजेपी द्वारा, या आप समझते हैं कि यह मुद्दा तुष्टीकरण का है, सोच का है? और सबसे बड़ी बात, मंगलसूत्र उतारना सीधा हिंदुओं के साथ भेदभाव करना है ऐसे माहौल में जब हिजाब पर सवाल उठाए गए हैं। आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। नाविका जी, मैं साधारणतः पाकिस्तान को किसी बहस में नहीं लाता हूं, लेकिन आज मैं बाध्य हूं पाकिस्तान से तुलना करने के लिए। आपको याद होगा 26 दिसंबर 2007 को कुलभूषण जाधव जी, जो इंडियन नेवी के एक ऑफिसर थे जिनको पाकिस्तान जेल में थे, उनकी पत्नी अवंती और उनकी मां अवंती और पत्नी चेतना उनसे मिलने गई थी। दोनों को मंगलसूत्र, बिंदी और चूड़ियां उतार ली गई थी। पूरा भारत एक स्वर में इसका विरोध किया। आज सिर्फ, और पाकिस्तान का बयान यही था कि सिर्फ एक बार ऐसी घटना घटी। आज वही घटना तेलंगाना में घटी और वैसी ही घटना घटी और उसी तरह का क्लैरिफिकेशन आया कि सिर्फ एक जगह घटना घटी। जो काम पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव जी के साथ किया, उनकी मां की बिंदी उतरे हुए, चूड़ी उतरे हुए, मंगलसूत्र उतरे हुए पर उन्होंने अपनी मां से पूछा, पिताजी ठीक तो हैं? ऐसा लगा पिताजी नहीं रहे। इससे मंगलसूत्र के महत्व को हम समझ सकते हैं। इसका धार्मिक महत्व नहीं है, इसका एक सांस्कृतिक महत्व है, जीवन मूल्य से जुड़ा हुआ महत्व है। और उस पर तेलंगाना सरकार ने जो प्रहार किया है, अक्षम्य प्रहार है। यह नग्न तुष्टीकरण की नीति है। इस नीति के द्वारा तेलंगाना सरकार पूरी तरह से मुस्लिम वोट बैंक को एड्रेस कर रही है। जो काम पाकिस्तान ने किया वही काम आज तेलंगाना की सरकार कर रही है। मैं पूछना चाहती हूं श्रीनिवास जी, पाकिस्तान की तरह आज जो हुआ तेलंगाना में, राकेश सिन्हा जी कह रहे हैं यह मानसिकता दर्शाता है। श्रीनिवास जी जवाब दीजिए। पहली बार मैं एक्चुअली सब लोगों की टाइम्स न्यूज़ की व्यूअर्स को नमस्कार करता हूं तेलंगाना की ओर से। ये 75 साल की जो हमारी आज़ादी हुआ है, इसके बाद जो भी हमारा देश में जो प्रगति हो रहा है उसके बारे में हम लोग जो भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है हम लोगों को। अभी जो तेलंगाना में जो बात आप चला रहे हैं वो मैं बोलता हूँ एक राजनीतिक षड्यंत्र है। ये मुद्दा को उठा के हमारा तेलंगाना में लोगों को अलग करना चाहते हैं। हमारा तेलंगाना है गंगा जमुना तहजीब का जैसा समाज है, वो एक मुद्दा को लेके आप लोग जो तेलंगाना में जो सब लोगों को सेक्शन को डिवाइड करने की जो कोशिश किया जा रहा है वो ज़रूर अच्छा नहीं है, वो समाज के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि ये जो टीपीपीएससी तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का ग्रुप 1 एग्ज़ाम जो संडे को हुआ है, हमारा परिवार भी बहुत लोग भी लिखे हैं, हमारा रिश्तेदार लिखे हैं उसका, और हमारे बहुत कास्ट स्टूडेंट्स जो है वो लोग भी लिखे। 1019 सेंटर्स में पूरा एग्जामिनेशन अच्छा हुआ। सो एग्जामिनेशन अच्छी तरफ से कंडक्ट हुआ, लेकिन एक सेंटर में जो आदिलाबाद में ये मसला, ये जो इश्यू जो पैदा हुआ है उसकी और
तेलंगाना गवर्नमेंट की आप जो पॉलिटिकल एंगल से ये इशू को मोड़ने की कोशिश कर रहा है वो राजनीतिक पार्टी ये अच्छी नहीं है, क्योंकि चलिए आपके कोई 60 भी सेकंड गवर्नमेंट जो खत्म है, हुए तो मैं कहीं पे आतिकुर भी रहमान जी सत्ता से में रहने पूछना वाले कोई चाहती भी- हूँ। आतिकुर रहमान, असदुद्दीन ओवैसी साहब भी तेलंगाना से आते हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाया जो गुजरात का मुद्दा, वो भी तो एक ही जगह हुआ था जहां मुसलमानों को पकड़कर पोल से बांधकर मारा गया था। मानती हूं गलत हुआ था, पर वो भी तो एक ही जगह हुआ था और उस एक जगह की वजह से ओवैसी साहब ने कहा पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान एक खुली जेल बन गया है सारे मुसलमानों के लिए। तो आतिकुर रहमान जी, मंगलसूत्र उतारने पर आप कह रहे हैं कि एक ही जगह हुआ, लेकिन जब मुद्दे को बड़ा बनाना होता है, विक्टिम कार्ड खेलना होता है, तो एक ही जगह का जो मुद्दा होता है उसको इतना बड़ा बना दिया जाता है। ऐसा क्यों? नहीं नाविका जी, एक ही जगह होने वाली बात से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि मंगलसूत्र का जो मामला हुआ है वो भी गलत हुआ है। और 2 दिन पहले की टाइम्स ऑफ इंडिया की भी रिपोर्ट है जहां पर एक टीचर को बुरखे में मना किया गया था, वो भी शायद तेलंगाना का नहीं तो कहीं ना कहीं कर्नाटक का मामला था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये देखिए, ये कोलैटरल डैमेज होता रहता है और अगर इसका संज्ञान सरकारें नहीं लेंगी, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं लेंगी, तो हम और आप बैठकर चैनल पर कब तक डिस्कस करते रहेंगे? कोई समर्थन, ना आप समर्थन करेंगी ऐसी बातों का, ना हम समर्थन करेंगे। आखिर राजनीतिक रोटियां सेकी कहां जा रही हैं? फायदा किसको मिल रहा है? और ये फायदा उठाने वालों को जब तक कि हम इनको एक्सपोज नहीं करेंगे, नंगा नहीं करेंगे, आखिर हम अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं बच रहे हैं। इसका मतलब दोनों ही इवेंट्स को आपको कंडेम करना पड़ेगा, बल्कि आपको उस चीज को भी यहां पर सामने लाना पड़ेगा जैसे ही। अच्छा, एक बात आप मुझे समझाइए नाविका जी, या आपके पैनलिस्ट कोई मुझे समझा पाए कि क्या कोर्ट के अंदर ये एक तरह का डिक्टेट पास नहीं होना चाहिए और लोगों को ये बात को समझने में कोर्ट को मदद नहीं करना चाहिए? जो कोर्ट के पिटिशनर्स हैं, जो डिफेंस लॉयर्स हैं, इनको नहीं उजागर करना चाहिए कि ये मामला हिजाब का सीमित सिर्फ उस कॉलेज को लेकर है। बैंक्स, दूसरी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, प्रिंसिपल्स इन चीजों को अपने ऑर्गेनाइजेशंस में लागू ना करें। ये एक तरह का डिक्टेट पास क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? इसके लिए पिटीशन कर लीजिए कोर्ट को, शायद देश में इसकी आजादी है। लेकिन अंशु जोशी जी, एक मुद्दा उठाया आतिकुर रहमान जी ने और कहा कि एक जगह टीचर को वो हिजाब पहनकर जाने नहीं दिया, तो शायद ये जस्टिफाई करता है कि भाई मंगलसूत्र किसी का उतरवा दिया। मैं इसी सेंटर की बात कर रही हूं, इसी सेंटर की अगर आप तस्वीरें देखें, मैं ये पूछना चाह रही हूं कि क्या ये इस तरह का जो डबल स्टैंडर्ड है एक ही सेंटर में, क्या ये बिल्कुल नॉर्मल है या ये डेमोन्स्ट्रेट करता है, ये दिखाता है कि आप किस तरह की सोच रखते हैं? नविका जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और जो कुछ भी सत्य है वो इस वीडियो में सामने दिखाई दे रहा है। मैं बिल्कुल सवाल नहीं उठाती यदि मैं देखती कि जो बुर्का युक्त महिलाएं हैं उनसे बुर्का उतरवा के, या जो हिजाब पहनकर जा रही हैं उनसे हिजाब उतरवा के उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। पहले बात तो जब हम मंगलसूत्र या बिछिया जैसे आभूषणों की बात करें तो वो भारतीय संस्कृति में एक भारतीय महिला के सौभाग्य के परिचायक है, उसके जीवन की शुभता के परिचायक है। और हम सभी जानते हैं, मैं इस बात पर नहीं जाना चाहूंगी कि जो महिलाएं मंगलसूत्र पहनती हैं वो किन परिस्थितियों में मंगलसूत्र उतारती हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगी। तो ये बहुत दुखद घटना है कि हम साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से तुष्टीकरण का एक कार्ड मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और फिर ये शक और गहरा हो जाता है, ये प्रश्न और बड़ा हो जाता है जब मैं ये देखती हूं कि वहां पर सरकार किसकी है, मैं ये देखती हूं कि वहां ओवैसी का कितना बड़ा दबदबा है। तो ये देखते हुए मुझे लगता है कि ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है, ये एक किस्म की तुष्टीकरण की राजनीति वहां पर हो रही है कि आप एक ऐसी संस्कृति जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करती है, आप उसमें विश्वास करने वाली महिलाओं के वहां सौभाग्य चिन्ह उतरवाकर उनको परीक्षा केंद्र में जाने दे रहे हैं और बुर्का युक्त महिलाओं को आप रोक नहीं रहे, उनको ऐसे ही जाने दे रहे हैं। तो जो आपके मापदंड है ये समान होने चाहिए नविका जी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल
मैं यही सवाल नवल किशोर यादव जी से पूछना चाहती हूँ। नवल किशोर यादव जी, मंगलसूत्र उतरवा दो, ये एक तरह की मानसिकता है। दूसरी तरफ की मानसिकता जो बिहार में हुआ, अररिया में, किशनगंज में जो हो रहा है, अब वहां कहा है कि बताइए नीचे की 5 देश के लोग क्या कहलाए जाते हैं। तो पहले उसमें नेपाल है, उसमें भारत है और फिर कश्मीर है। मैं पूछना चाह रही हूं, ये कश्मीर भारत का अंग नहीं है, एक अलग देश है, ये मानसिकता कहां से आती है? ये मानसिकता मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अलावा और कहीं होनी चाहिए। बिहार में कहां से आ गई? देखिए नाविका जी, इस पर जो विचार आप बनाने का कोशिश कर रहे हैं उसका कोई उसका साक्ष्य नहीं है। यहाँ पर पहले ही कहा जा चुका है कि कोई भी सवाल जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, कई ऐसे उदाहरण है देश में जिसमें कि सवाल गलत पूछे गए हैं। वो प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा, चूक हुआ होगा किसी स्तर पे। इस चूक को खोजने के लिए मंत्री महोदय ने ऑलरेडी कह चुके हैं कि इसकी जांच की जा रही है, कार्रवाई की जाएगी। जहां तक इस चूक को आप एक सोच का दर्शन दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप तो खुद हर एक्शन में हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं, तो समस्या तो आपके दिमाग में है और आपके डिबेट में है। दूसरी बात आपने अभी बोला, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डिबेटर के लिए या एक डिबेट ऑर्गेनाइज करने के लिए, कि आपके अनुसार, जोशी जी के अनुसार और राकेश सिन्हा जी के अनुसार, कि अगर मंगलसूत्र उतारा जा रहा है और उसके साथ बुर्का वाले को रोका जाता है तो ये दोनों चीज सही होता है। जो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर बुर्का वालों को भी के साथ भी अन्याय हुआ होता तो ये ठीक होता, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। पता नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। इस डिबेट के माध्यम से जो पूरे देश को आपको पूछना चाहिए ना, कि एक सांसद खुलेआम कहता है और नारे लगाता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो, और दूसरी बात दूसरा सांसद कहता है कि एक समुदाय के लोगों का व्यापार में बहिष्कार करो, या इस तरह के तमाम तरह के गिरिराज सिंह जैसे लोग हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी और को वोट दोगे तो पाकिस्तान जाओगे। इन सब चीजों के नजर से आप देखते हैं, भाजपा कहती है कि हिंदू खतरे में है, आपको ये सब चीज नहीं दिखाई देता है। यहाँ पे जो कि एक चूक है, सवाल मात्र एक सवाल में चूक है और उस पर इंक्वायरी के लिए बात की गई है, कार्रवाई की बात की गई है, उसको आप हिंदू मुस्लिम नजरिए से डिबेट कर रहे हैं। रतन शारदा जी, ये ऐसा क्यों होता है कि ये कश्मीर वाला सवाल 2017 में भी आ जाता है, 2022 में भी आ जाता है? चलिए, गलत तो सब डिबेटर ही करते हैं, टेलीविजन ही करते हैं, जितने विपक्ष के नेता हैं वो सब सही करते हैं, तो ये कैसे हो जाता है कि कश्मीर एक अलग देश बन जाता है? इस तरह की गलती कैसे होती है? चेक नहीं होता क्या? जो चेक करने वाले हैं बच्चों का पेपर, अगर वो चेक करके क्वेश्चन पेपर नहीं दे सकते तो ये किस तरह के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है? देखिए नाविका जी, पहली बात तो ये है कि 15 साल से ये प्रश्न क्यों नहीं बिहार के किसी परीक्षा पत्र में था, अभी क्यों आया? क्योंकि सरकार बदली, और सरकार में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर का ये मुद्दा गर्म रहे, उसको एक राष्ट्र के जो एक मुख्य धारा में बात चल रही है उसके विरोध में उसको कैसे चलाया जाए। तो सरकार बदलने का परिणाम है, वरना ये गलतियां पहले क्यों नहीं हुई। मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। सेक्युलरिज्म हमारे इतना विकृत हो गया है कि हिंदू विरोधी होना है सेक्युलरिज्म की सबसे बड़ी निशानी है। जहां आपको सिद्ध, अरे भैया मैंने आपको टोका था, आपने बहुत कुछ बोला, मैंने आपको कुछ बोला ही नहीं है। अरे आप 2 मिनट बोलिए ना सर, कुछ आपका कुछ लिया भी नहीं है भैया, कुछ दिया नहीं। मेरे बड़े मुद्दे, आपका मुद्दा बड़ा है। मैंने आपको एक प्रश्न में चुप करवा दिया कि 15 साल से कश्मीर का ऐसा प्रश्न नहीं है, अब क्यों आया? बात खत्म हो गई। 15 साल में क्या क्या हुआ पता कीजिए, बात खत्म हो गई। आगे बढ़ेंगे ना, 15 साल में आगे बढ़ेंगे। जरा नाविका जी को समझाइए, जरा ऐसे बहस नहीं होती जी। आपको मैं एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूँ। नवल किशोर यादव जी, बीच में मत बोलिए। सबको 60 सेकंड का समय दिया, आपको ज्यादा भी दिया 60 सेकंड से। रतन शारदा जी को बोल लेने पहली बात मैंने कही कि कश्मीर का जो प्रश्न था, ऐसा प्रश्न पहले 15 साल बिहार में क्यों नहीं उठा? क्योंकि सत्ता बदली और वहां सो कॉल्ड सेक्युलर लोग आए। सेक्युलरिज्म का अर्थ यहाँ ऐसा हो गया कि आप एंटी हिंदू बात करेंगे, सर्टिफाई हो जाएगा सेक्युलर है। आप जहां सबको समान विचार, सबको समान कानून लागू करेंगे, आप कम्युनल हो जाते हैं। ये हमारे परिभाषा हो गई है। अब आते हैं यहाँ पर जो हैदराबाद में हुआ, इनका कहना कि केवल आदिलाबाद में हुआ। इसकी क्या गारंटी है कि 1000 जो केंद्र थे उसमें केवल आदिलाबाद में हुआ? वहां वीडियो मौजूद थे, बाकी जगह नहीं थे, इसलिए पता नहीं चला।
और अगर मान लिया कि आदिलाबाद में हुआ है, ये मनस्थिति आती कहां से है? ये मनस्थिति आती है कि अगर सेक्युलर राजनीति को खुश करना है, ऐसा कोई काम करो जिससे पता चले कि हम कितने घोर हिंदू विरोधी हैं, हम कितने मुस्लिम प्रेमी हैं। प्रश्न ये नहीं कि बुर्के वाले का पूछताछ क्यों नहीं की, प्रश्न ये है कि चूड़ियां या नेकलेस या एग्जाम सेंटर की बात हो रही है, शादी की बात नहीं हो रही है, कोई पंडा पे नहीं जा रहे, एग्जाम देने जा रहे हैं। हर एग्जाम में हम बच्चे थे तब से लेकर जेबें चेक होती थी, जेब में पेपर तो नहीं है, कोई फर्रा तो नहीं है, हाथ पे तो नहीं लिखा हुआ, कान में ब्लूटूथ तो नहीं है। तो आप उस जो परीक्षा की चेकिंग को आप नेकलेस और चूड़ियों पे निकालते हैं, चूड़ियों और नेकलेस में कौन से वायरलेस लगे हुए हैं, कहां से उससे नकल होती है? लेकिन हाँ, बुर्के और हिजाब के अंदर ब्लूटूथ भी जा सकता है, उसके अंदर पेपर भी जा सकते हैं। तो आप चेकअप करें, सबके करिए। और अगर महिलाओं की चेकिंग करनी है तो कम से कम चूड़ियों और नेकलेस में गुस्सा मत निकालिए ना। और जहां तक ये सवाल आता है, ये जो ओवैसी ने कहा खुली जेल है, मेरा ख्याल है खुली जेल इसलिए है कि सर तन से जुदा वालों को पकड़ सकते हैं आप, पत्थर में वाले को छूट नहीं है, पत्थर मारने वालों को। इस प्रकार ऐसा सेकुलरिज्म है जहां पर मौलवियों और पादरियों को तनख्वाहें दी जाती हैं और हमारे मंदिर उठा के पुजारियों को 300 रुपए, 500 रुपए, 100 रुपए की तनख्वाह मिलती है। अगर दक्षिणा लेते हैं उनके ऊपर केस होते हैं। जहां तक गंगा जमनी तहजीब का सवाल है, गंगा जमुना दोनों भारत की नदियां हैं। जब जमुना गंगा में मिलती है तो गंगा बन जाती है। यहाँ गंगा जमनी तहजीब का ये है कि जमुना सूख ही जाती है और वो अलग ही रहना चाहती है, मुख्य धारा में शामिल ही नहीं होना चाहती। और जब तक उसका स्वार्थ है वो रहती है। जैसे उसके विरुद्ध कोई कॉन्स्टिट्यूशन चलता है तो सडनली गंगा जमुना सूख जाती है। तो कृपया गंगा जमुना को अब्यूज करना बंद करें। बहुत तुच्छ बात है बात करने की। बहुत सारे मुद्दे उठाए आपने रतन शारदा जी। मैं श्रीनिवास जी से पूछना चाहती हूँ, श्रीनिवास जी, वहां के एसपी ने स्कूल के प्रिंसिपल दोनों ने कहा कि ये वहां वारदात हुई, लेकिन एसपी कह रहे हैं कि ये रेवेन्यू मंडल ऑफिसर से हुई है गलती और बाकी लोग कह रहे हैं कि ये पुलिस से हुई गलती। सबसे पहले तो गलती किसकी थी? नंबर 2, इस तरह का जो वहां भेदभाव किया गया, मुझे ये बताइए, जो मुद्दा उठाया रतन शारदा जी ने, अब चूड़ियां पहनना या मंगलसूत्र पहनने से कौन सी चीटिंग हो जाती है? क्यों इस तरह की वहां पर सोच आई कि अगर आप एग्जाम सेंटर में जा रहे हैं तो ये मंगलसूत्र उतार के जाइए? मुझे बताइए कि ये सोच कहां से पैदा होती है? और ये भी पूछे कि उसके ऊपर एक्शन हुआ क्या आदिलाबाद में? नविका जी, नविका जी श्रीनिवास जी जवाब दे रहे हैं ये सवाल का। मुझे पूछा दे रहे, एक मिनट। नविका जी, आपने जो मुद्दा उठाया है मैं उसका क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं विथ प्रूफ। अभी देखो मेरे पास है ये एग्जामिनेशन का हॉल टिकट है, इसमें 26 गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस कैंडिडेट को दिया गया है। इसमें एक पॉइंट है जो है 5th पॉइंट जो है, इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग कैलकुलेटर्स, मैथमेटिकल टेबल्स, बिग बुक्स, पेपर, सेल फोन्स, नोट्स, राइटिंग पैड्स, loose sheets and etc. all. And also there is one point which clearly says any other gadgets or recording instruments strapped on their body or pockets, possession of the same will lead to invalidation of the candidature for the examination. Nowhere कहीं पे भी ऐसा लिखा है कि हिंदू लोगों को एक रूल है, मुसलमान को एक रूल है और अदर रिलीजन को एक रूल है। आपने बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात कही श्रीनिवास जी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। आपको लगता है कि मंगलसूत्र, आपको लगता है कि मंगलसूत्र एक रिकॉर्डर है? राकेश सिन्हा, राकेश सिन्हा जी, राकेश नहीं, आप एक मिनट रुक जाइए। आपने रूल नंबर 5 बताया। राकेश सिन्हा जी, क्या एक मंगलसूत्र या चूड़ी या पाजेब, क्या इसके अंदर रिकॉर्डर होता है? क्या इसके अंदर रिकॉर्डर होता है? नहीं, आप श्रीनिवास जी को जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, जो घटना घटी उससे अधिक खतरनाक, उससे अधिक निंदनीय सबका समाज है, उसका क्लैरिफिकेशन आ रहा है पर्टिकुलर रिलीजन के। आप सुन लीजिए। नहीं श्रीनिवास जी, मैं सुन रही हूँ। एक षड्यंत्र बनाया है तेलंगाना।
चलिए षड्यंत्र बनाया है, ये षड्यंत्र बनाया है कि आप मंगलसूत्र को रिकॉर्डर कह रहे हैं, ये षड्यंत्र नहीं है, लेकिन ये मुद्दा उठाया गया, ये षड्यंत्र है। श्रीनिवास जी मैं इसका जवाब मौका दूंगी, आप राकेश सिन्हा जी की बात सुन लीजिए, उसके बाद जी देखिए, जिस प्रकार से दोनों घटनाओं का सामान्यीकरण किया जा रहा है और उल्टे टाइम्स नाउ नव भारत पर आरोप लग रहा है कि आप हिंदू मुसलमान डिबेट कर रहे हैं। क्या टाइम्स नाउ नव भारत ने उस प्रश्न पत्र को चुना था? आज नीतीश कुमार जी और लालू जी के पार्टी से पूछा जाए कि 370 पर आपकी क्या राय है? 370 हटना उचित था कि अनुचित था? क्या 370 को पुनः बहाल किया जाए? इस सवाल का जवाब आरजेडी और जेडीयू का क्या होगा मैं जानता हूं। वे आज भी 300 फारूक अब्दुल्ला जो कह रहे हैं, कश्मीर की घाटी में बैठ के मुफ्ती की जो डॉक्टर बोल रही हैं, उसी के पक्ष में दोनों खड़े हैं। जिस राज्य में रूलिंग पार्टी की आइडियोलॉजी हो, उस राज्य में प्रश्न पत्र ऐसा आना आश्चर्य की बात नहीं है। यह दिखाता है कि किशनगंज सीमांचल में किस प्रकार से हिंदुओं का जीवन है। सीमांचल के बहुत से गांवों में हिंदू अपने फेस्टिवल में म्यूजिक का उपयोग तब तक नहीं करते जब तक वहां के मौलवियों की अनुमति नहीं मिलती है। सीमांचल में किस प्रकार की जिंदगी जी जा रही है, यह आरजेडी और जनता दल यू के लोग स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकते हैं। जहां तक तेलंगाना की बात है, मैंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया कि जब जादव जी की पत्नी और मां से मंगलसूत्र उतरवाया गया, तब भी तो अकेली घटना थी। फिर भारत के विदेश मंत्री, भारत की सरकार, भारत का विपक्ष, भारत की जनता क्यों आज पाकिस्तान कहेगा हमने जब किया तो आपने शोर मचाया? आप तो जेल जा रहे थे, जेल जाते समय हमें लगा कि मंगलसूत्र में कोई रिकॉर्डर हो सकता है। उनके पास तो तर्क था और आपके पास क्या तर्क है? आप कहते एक स्कूल की घटना है। हमारे राज्य में सबका विकास हो रहा है, मुसलमानों का वोट लेने के लिए, चंद वोट लेने के लिए पूरे सेकुलरिज्म की धज्जियां बिहार और तेलंगाना में उड़ाई जा रही हैं। अगर इनका बस चले तो पार्लियामेंट की दीवारों पर जो संरक्षितम संबद्धम जैसे वेद के वाक्य लिखे हुए हैं, जो उपनिषद के वाक्य लिखे हुए हैं, उसको ये हटा देंगे। क्योंकि भारत को जितना अहिंदूकरण करेंगे उतना मुसलमान वोट मिलेगा। दुर्भाग्य की बात है कि ओवैसी को इस मतलब पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। एक मुसलमान, और मुसलमान क्या कह रहे हैं, इससे लाभ किसको होगा? अतिकुर रहमान जी क्या बोल रहे हैं, इससे लाभ किसको होगा? बहुत अच्छा लग रहा है। घटना से अलग वे लाभ की चिंता कर रहे हैं। अतिकुर रहमान जी नवल किशोर जी, आप मुझे क्या अच्छा लग रहा है इसकी चिंता ना करें। आप मुझे क्या अच्छा लग रहा है इसकी चिंता ना करें। पब्लिक क्या कहेगी इसकी आप अगर चिंता करें तो आपके लिए बेहतर होगा। और अतिकुर रहमान साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बुरके के अंदर रिकॉर्डर नहीं हो सकता, ब्लूटूथ नहीं हो सकता, लेकिन एक मंगलसूत्र, एक चूड़ी, एक पाजेब के अंदर रिकॉर्डर हो सकता है क्या आज इस स्थिति पर हमारी इक्वालिटी आ चुकी है कि बुरके के अंदर चेकिंग नहीं होगी क्योंकि वहां ब्लूटूथ रिकॉर्डर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मंगलसूत्र में रिकॉर्डर है, इसलिए उतार के जाओ। ऐसा नहीं है मैडम, एक्चुअली आप गलत और वो भी नवल किशोर यादव जी, वो भी मुजफ्फरपुर की घटना है। नविका जी आप गलत है, याद रखिएगा। अतिकुर रहमान और चेकिंग होता है। आप एक्चुअली जी अतिकुर रहमान जी, नविका जी आपको मैं बोलता हूँ, एक्चुअली आप किसी की पुलिस ऑफिसर, नहीं एक मिनट, नविका जी आप किसी का पुलिस ऑफिसर से आप बात करिए तेलंगाना में, हर एक का यहाँ पे रिलीजन का कोई डिफरेंस नहीं होता है, हर एक आदमी का। सी वी आर ऑल प्राउड इंडियंस, हम लोग भारतीय है, हिंदुस्तानी है, इंडियंस है, सो लेट अस बी इंडियंस। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिंदू, मानती हूँ आपकी बात, मानती हूँ आप कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है, जो तस्वीरें कह रही हैं, और वो कहते हैं ना कि पिक्चर्स नेवर लाई, तो ये कहानी तो तस्वीरों में है, ये कहानी तस्वीरों में है। श्रीनिवास जी, एक सेंटर में भी अगर हुआ तो क्यों हुआ? 1019 सेंटर्स में हुआ है। और आपका डिफेंस मैंने सुना, एक सेंटर में हुआ तो क्यों हुआ, ये सवाल पूछने का हक नहीं है क्या? ये सवाल पूछने का है। और आपने ये सारी स्टोरी आने के बाद एक्शन क्या लिया है? कोई एक्शन हुआ है क्या? आपको हक है,
आपको बराबर हक है। मैं क्या बोल रहा हूँ एक्चुअली, ये जो सेंटर में जो हो रहा है वो सिक्योरिटी ऑफिसर का उसका डिस्क्रिप्शन के साथ हो सकता है, होगा, लेकिन इसके जिम्मेदार गवर्नमेंट को कैसा आप सत्ता में जो कमाल है, लॉ एंड ऑर्डर आपका एग्जाम आप करा रहे हैं, व्यवस्था आपकी पूछे किससे? अंशु जी किससे पूछे? लॉ एंड ऑर्डर इनका, राज्य इनका, व्यवस्था इनकी, क्वेश्चन पेपर इनका। मोदी जी राज्य में सरकार किसकी है, गाइडलाइंस किस जारी की है? श्रीनिवास जी गाइडलाइंस पढ़ के सुना रहे हैं। और देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, योर इंटेंशंस आर ऑलवेज शोन थ्रू योर एक्शंस। आप जो करते हैं उससे आप क्या एक्चुअली करना चाहते हैं, आपके उद्देश्य क्या है, वो स्पष्ट होते हैं। तो यहाँ पर श्रीनिवास जी जो गाइडलाइंस पढ़ के बता रहे हैं उसमें तो कहीं पर भी हिंदू और मुसलमानों में भेद की बात नहीं है, वो ये बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन ये भेद तो किया गया है। तो इस पर उनकी सरकार एक्शन क्या लेने जा रही है? क्या इस घटना को कंडेम कर रही है? क्या ओवैसी जी या क्या तेलंगाना के मुख्यमंत्री सामने आकर के वहां की महिलाओं से माफी मांग रहे हैं? क्योंकि वे भी जानते हैं कि किस प्रकार से इन सौभाग्य चिन्हों से वहां की महिलाओं की पहचान जुड़ी हुई है। मैं काफी वर्ष तेलंगाना में रही हूं, मैं वहां की संस्कृति को बहुत अच्छे से जानती हूँ। और ये तो एक पैन इंडिया, हम देखें कि जो ये घटना है इसका असर पैन इंडिया हो सकता है। तो इस प्रकार की घटनाओं से हमें बचना चाहिए। और इसीलिए कहूंगी कि अच्छा, बिहार की घटना पर भी जाना चाहूंगी क्योंकि मैं स्वयं एक शिक्षक हूं नविका जी। पिछले इतने सालों में इस प्रकार की गलती हम नहीं देखते हैं और अब अचानक से इस प्रकार का प्रश्न हमारे सामने आता है। तो इस प्रकार के जो गलत जानकारी और गलत एक नजरिया रखने वाले जो प्रश्न है, तथ्यात्मक रूप से जो गलत प्रश्न है, उसके माध्यम से वहां की शिक्षा व्यवस्था के क्या हाल हो रहे हैं, ये हमें अब समझ में आता है कि वहां बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा जी जवाब दीजिए। अब शिक्षक पूछ रही हैं आपसे। नहीं, इन शिक्षक को शायद ये नहीं मालूम है कि 2005 से सोचकर बोलिएगा, जेएनयू से है। अरे सुनिए ना, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है। नहीं, जेएनयू आप लोगों को ज्यादा पसंद है ना, इसलिए बता रहे हैं। नहीं, आपको क्या पसंद है मैं जानता हूँ और पूरा देश जानता है। वो छोड़िए ना, पसंद की बात नहीं है और शिक्षक की बात नहीं है। 2005 से लेकर और अभी जो भाजपा की स्थिति बिहार में हुई है, उन्होंने तो अर्जित किया है। शिक्षा का हाल क्या किया हुआ राकेश जी बताएंगे ना? वहां पे हेल्थ का क्या स्थिति हुआ है, राकेश जी बताएंगे। बोल रहे हैं कि से क्यों भाग रहे हैं? आपसे अंशु जी ने जो सवाल पूछा है आप उसका जवाब दीजिए। वही बता रहे हैं ना, आप क्यों घबरा रहे हैं? आप जवाब देने दीजिए ना। इसीलिए कह रहे हैं कि उनके सवाल पे आप जितना खुश होती हैं उतना ही दुखी हो जाती है हमारे जवाब से, और ये पूरा देश देख रहा है। भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आप साइकायाट्रिस्ट बन जाइए, फेस रीडर बन जाइए। आपको हमेशा मेरे एक्सप्रेशन में ही सब कुछ दिख रहा है। मुझे छोड़ दीजिए, आप पैनलिस्ट के सवालों का जवाब दीजिए। तो आप सुनिए ना, पूरे देश में जितने भी एग्जाम होते हैं, प्रतियोगिता परीक्षे होते हैं, आप पता कीजिए कि कितने परीक्षा में गलत सवाल पूछे गए हैं। ये पहला तो नहीं है और अंतिम भी नहीं होगा। इसमें अगर कोई सवाल जो कि आप उसको हिंदू मुस्लिम से नजरिए से देखना चाहते हैं तो ये आपकी गलती है, ये चूक है और चूक को सरकार ने उस पर नवल किशोर जी, ये हिंदू मुस्लिम का सवाल कश्मीर और भारत के सवाल में मेरा दिमाग नहीं गया था, आपका दिमाग उस तरफ गया है। मैं तो ये सवाल पूछ रही हूँ कि कश्मीर को अलग देश कैसे बनाया, पर जाकी रही भावना जैसी, आपको तो वही समझ आएगा जो आप सोच रहे हैं। रतन शारदा जी, एक बहुत बड़ा सवाल है कि तेलंगाना में अगर श्रीनिवास जी का कहना है कि एक ही सेंटर पे ऐसा हुआ और गाइडलाइंस में ऐसा कुछ नहीं किया गया, तो फिर ये गलती है, ये उनका कहने का मतलब है। गलती है तो एक्शन क्या हुआ? क्या ये सवाल नहीं उठाना चाहिए रतन शारदा जी? मैं तो पहले से यही प्रश्न उठा रहा हूँ कि चाहे एक केंद्र में हुआ तो उसके ऊपर सवाल, उसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं होना चाहिए, क्यों यहाँ के डिफेंड करना चाहिए? मुझे ये बताइए, चंद्रशेखर श्रीनिवासन जी यहाँ के डिफेंड क्यों कर रहे हैं? वो कहे गलती हुई हम एक्शन ले लेंगे। मुझे समझ नहीं आती कोई भी राजनीतिक पार्टी को अपनी गलती स्वीकार करने में इतनी तकलीफ क्यों होती है। और जहां तक सवाल है, यहाँ इन्होंने बड़े, ये नवल किशोर जी जो है, ये आरजेडी वाले शायद जी, ये काफी चिल्ला रहे हैं। मुझे ये बताइए कि रामनवमी को पुलिस प्रोटेक्शन लगता है, जन्माष्टमी को पुलिस प्रोटेक्शन लगता है, होली को पुलिस प्रोटेक्शन लगता है, प्रधानमंत्री जी कपड़ों से पहचानते हैं, ईद को कभी नहीं लगता, ईद को कभी नहीं लगता, शमशान और कब्रिस्तान करने वाले लोग कौन है?
हनुमान जी का जाति बताने वाले कौन है? आप क्या बात करते हैं? अरे शारदा जी, अरे रतन शारदा जी, बिना मतलब का राजनीतिक विश्लेषक क्यों बने हुए हैं? आप बोलिए ना, आप बोलिए कि भाजपा और आरएसएस के एजेंट हैं, आप क्यों नहीं बोलते हैं? जुलूस नहीं निकाल सकते। ये जो भी सेक्युलर जहाँ सरकार है वही क्यों हो रहा है, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, ये सारे के सारे हथकंडे हिंदुओं के साथ क्यों होते हैं? इसका उत्तर आप देंगे। प्रोटेक्शन हिंदू त्योहारों को लगता है, मुस्लिम त्योहारों को क्यों नहीं लगता? तो हिंदू फिर कैसे हो गए हमलावर? ये बताइए मुझे, क्यों नहीं है? आपका प्रेम क्या है इसके बारे में? मैंने तो इस प्रश्न का हिंदू सिर्फ लाया ही नहीं था। नवल किशोर जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है और मैं ये सवाल तथ्यों पर पूछ रही हूँ। 2017 में वैशाली के हाफ ईयरली एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में कश्मीर को फिर एक देश बुलाया गया था। 2017 में जब कुछ महीने आपकी और नीतीश कुमार जी की सरकार थी, तो मैं क्या समझूं कोइंसिडेंस है कि 2017 में जब आपकी सरकार थी तब ये सवाल आता है, अब 2022 में आपकी सरकार आई है तब ये सवाल होता है। मैं पूछना चाहती हूँ, कोइंसिडेंस है, महज एक इत्तेफाक है, या इसका मानसिकता से कोई लेना जा रहा है? प्रिंटिंग मिस्टेक सिर्फ 2017-2022 जब आपकी सरकार होती है तब क्यों होती है? अब सरकारें फिजूल है कि सारे टीचर फिजूल है? कोई क्वेश्चन पेपर पढ़ता ही नहीं। ये जो शिक्षक है, अरे रतन दादाजी, ये शिक्षक 2017 में नियुक्त हुए हैं क्या? टीचर को चेक नहीं करते? सुनिए तो पहले, ये आपकी सरकार के अंदर प्रश्न करते हैं तो आपके टीचर करते क्या है? आपके सुनिए ना, करते क्या है? आपके ये मिस्टेक करते क्या? बताइए मुझे। आपके शिक्षा मंत्री का काम नहीं उसको टोकना। आप उनको कैसे करते हैं? नहीं, आप एक्शन लेंगे तो हम बोलते सही है। आप जो बात बोल रहे हैं ना, उसका कोई मतलब नहीं है। अरे डिफेंड नहीं कर रहे हैं आप। डिफेंड देखिए, समस्या ये देखिए, समस्या ये है कि आपकी सोच ही वैसी है। आप जब भी आप अपनी सोच की चिंता नहीं करेंगे, आप जवाब नहीं देंगे नवल किशोर जी के 2017 और 2022 में सेम मिस्टेक 2 बार कैसे होती है, इसका आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो चलिए पब्लिक के सवाल सुन लीजिए। विरल भट्ट अहमदाबाद से, अंकित भट्ट शिमला से पूछ रहे हैं ये सवाल। एक एग्ज़ाम सेंटर पे ही सही, लेकिन एक हिंदू और मुसलमान कैंडिडेट्स में भेदभाव हुआ तो क्या ये सेक्युलरिज्म का ढोंग सामने नहीं आया? जो देश विरोधी सोच रखते हैं या मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, उनका जवाब कौन देगा? 2 सवाल। पहला सवाल श्रीनिवास जी आपसे, क्या ये सोच नहीं दर्शाता तुष्टीकरण की, और क्या ये आपकी जो सेक्युलरिज्म की परिभाषा है इस पर सवाल, और एक्शन क्या लिया? पहले तो इस बात का जवाब दे दीजिए कि अगर गलती हुई थी तो एक्शन क्या लिया सरकार? हम लोग भारतीय है, हमारे में हिंदू या मुसलमान जो भी है, वो जो डिवीजन पॉलिटिक्स जो है आजकल फैशन हो गया है। तेलंगाना में हम लोग, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, हम लोग सब मिलके रहते हैं, बहुत शांति से रह रहे हैं। एक्शन क्या लेंगे? एक्शन क्यों नहीं लिया अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया? बता दो बस, बात खत्म। नाविका जी लेट मी कंप्लीट। आप जितना जल्दी में है, मेरा बात सुनिए पहले। तो हमारा जो एग्जामिनेशन, ग्रुप 1 का एग्जामिनेशन जो है वो प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है। जो कैंडिडेट्स वहां पे सिलेक्ट होते हैं वो लोग 10 ईयर्स 15 ईयर्स सर्विस के बाद वो लोग सिविल सर्वेंट बन जाते हैं। तो इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। एक्चुअली 99.9% बहुत अच्छा काम किया। आदिलाबाद में एक्शन होगा या नहीं होगा? 99.9% सेंटर्स एक्चुअली एवरीथिंग इज डन। मैं भाई फिर एक बार बोल रहा हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, हमारा परिवार में एक्शन होगा कि नहीं होगा? श्रीनिवास जी, एक्शन होगा कि नहीं होगा? एक्शन होगा कि नहीं होगा? डर लग रहा है यार किस यार से? नविका जी, अगर कोई सिक्योरिटी ऑफिसर वहां पे
वहां पे कोई गलती किया होगा तो डेफिनेटली आपको पता नहीं चला, आपको पता नहीं चला। मैं साउंड बाइट सुनवा देती हूँ। एसपी ने भी साउंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल ने। मैं सुनवा दूं आपको, आपको नहीं पता चल रहा। राकेश सिन्हा जी, अब इस बात को इतना समय हो गया है, कम से कम सोशल मीडिया पे ये पूरा मुद्दा सामने आए हुए 12-14 घंटों में क्या भारतीय राष्ट्रीय समिति को, क्या वहां की सरकार को मुद्दा समझ में नहीं आया है, एक्शन लिया नहीं है या एक्शन लेना नहीं चाहते? नाविका जी, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, अगर नीट का एग्जाम में एक मिनट आप तो सुन लीजिए। आप देखिए, ऐसे करता है आप ऐसा मुद्दा, अगर अरे क्या बात कर रहे हैं, हर बार आप क्यों इंटरवीन करते हैं? नहीं, राकेश सिन्हा जी जवाब दे रहे हैं। श्रीनिवास जी, मैंने आपको बहुत समय दिया, राकेश सिन्हा जी के जवाब सुन लीजिए। देखिए एक बात जान लीजिए, ये तुष्टीकरण का वायरस तेलंगाना और बिहार में 2 वेरिएंट हैं। दोनों को में प्रयोगशाला के रूप में उसको उपयोग किया गया है। देखा गया एक स्कूल में, आपको ऐसा दिखता दोनों जगह, एक परीक्षा में, एक स्कूल में देखा गया। सुन लीजिए, आपको मंगलसूत्र का महत्व मालूम नहीं, जाकर अपनी पत्नी से पूछिए मंगलसूत्र का महत्व क्या है। आपकी पत्नी को, आपकी बहन को, आपकी मां को कोई मंगलसूत्र सड़क पर उतार ले तो इसका मतलब क्या होगा? एक भारत की महिला अपने मंगलसूत्र के लिए जान दे सकती है। और तेलंगाना की सरकार कह रही है कि एक घटना घट गई। ये घटना नहीं है, तेलंगाना की सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और तेलंगाना की शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, बिहार के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। क्या गलतियां होती हैं? गलतियां होंगी तो कश्मीर देश बन जाएगा? ये कौन सी गलती करने वाला शिक्षक है? अब जवाब दे दोनों पार्टी के प्रवक्ता। 370 की वापसी के मांग पर कि 370 को पुनः बहाल की जाए, आरजेडी और जेडीयू का क्या पोजीशन है? क्या वे चाहते नहीं है कि 370 बहाल हो? क्या वे नहीं चाहते कि कश्मीर को पूरी तरह से भारत से अलग रखा जाए? बहुत कुछ विकास हुआ है। जो पार्टी ये चाहती है, ये सब मुद्दा उठा के आप राजनीति में विकास, सुन लीजिए, आप विकास क्या कर रहे हैं कि मुसलमानों की तुष्टीकरण करना विकास होता है? क्या धर्म के नाम पर लोगों को बांटना विकास होता है? इस मुख्यमंत्री को एक दिन से सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। ओवैसी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री दोनों जुड़वा भाई की तरह हैं। जैसे लालू नीतीश जुड़वा भाई हैं, वैसे ओवैसी और चंद्रशेखर राव। किसी के पास कोई जवाब नहीं है, ना बिहार में एक्शन की बात, ना तेलंगाना में एक्शन की बात। मैं हैरान हूं ये सोचकर कि गलती हुई तुष्टीकरण के कारण हुई, मानसिकता के कारण हुई, या बस गलती हुई, तो भी कोई एक्शन की बात क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं ये कह रहा कि जो हुआ वो गलत है? किसी भी महिला का मंगलसूत्र उतरवाना, उसकी पाजेब, उसकी चूड़ियां उतरवाना शायद इसकी जरूरत नहीं थी और गलती हुई है। और अगर गलती हुई है तो 12 घंटे बाद, 14 घंटे बाद एक्शन क्यों नहीं? केसीआर हो या नीतीश कुमार, दोनों 2024 के लिए दिल्ली की लड़ाई का संकेत दे चुके हैं। लेकिन अगर इनके राज्यों में खुले तौर पर मुस्लिम तुष्टीकरण या पाकिस्तान परस्ती हो तो इनके पोल कैंपेन की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठेंगे। अगर केसीआर या नीतीश कुमार ऐसी सोच पर लगाम नहीं लगा पा रहे या जानबूझकर लगाना चाहते ही नहीं, तो देश के लिए एक खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। धार्मिक आधार पर किसी को भी साथ भेदभाव या वोट बैंक के लिए एक वर्ग विशेष का तुष्टीकरण हो तो ये दोनों गलत है। देश राजनीति से बड़ा होता है, इस पर नेताओं को जरूर सोचना होगा। मैं समझती हूं कश्मीर को देश से अलग करना ये सिर्फ तुष्टीकरण नहीं है, ये देश के खिलाफ जाने की मानसिकता दर्शाता है। और महिलाओं का मंगलसूत्र उतरवाना, मैं महिला हूं और अगर आप महिला हैं और ये शो देख रही हैं, ये तस्वीरें देख रही हैं, तो आप भी समझती होंगी ये क्या हो रहा है इस देश में। आज यही है पब्लिक का सवाल। बस लेती हूं आपसे इजाजत।